नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। बताइए, आवाज आ रही है आप लोगों को और दिख रहा है सही तरीके से? आज वैदिक सभ्यता अपन पूरी कर लेंगे इसी क्लास के साथ। इससे पहले वैदिक सभ्यता की 2 क्लासेस दी है और सिंधु घाटी सभ्यता की 2 क्लासेस दी है। मेरे ख्याल से आप लोगों को उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अपने स्ट्रेटेजी के अनुसार चल रहे हैं कि ये देख लेनी है, उसके बाद में अभ्यास कर लेना है आप लोगों को, और वन लाइनर्स आएगी जब बता दिया जाएगा आपको, वो दीपावली के बाद। देखो, दीपावली का माहौल है, मैं समझता हूं थोड़ी बहुत तो पढ़ाई डिस्टर्ब होती इसलिए है क्योंकि देखो ये माहौल ही ऐसा रहता है त्योहार का, तो चाहे जितनी भी कोशिश करें अपन थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो ही जाते हैं और ये चीज आम है। तो वो प्रेशर मत लेना कि हमारे 5-7 दिन खराब हो जाएंगे। अपन भी जो है 4-5 दिन बीच में छुट्टी रखेंगे दीपावली की, ताकि आप लोग वो प्रेशर नहीं लें, क्योंकि अपन वैसे भी अभी देखो रीट में भी आप लोगों को समय मिलेगा, रीट में समय मिलेगा, फर्स्ट ग्रेड में समय मिलेगा, सेकंड ग्रेड में समय मिलेगा। अभी आई छो फर्स्ट ग्रेड भी आई छो, वो उपचुनाव को देखते हुए आई है, समय लेगी। अभी ये एग्जाम जो है तुरंत ही होने वाले नहीं है, ठीक है, समय लेगी, पद बढ़ेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अपने को तैयारी जो है दम लगा के करनी है। क्योंकि ये तैयारी का जो ये समय होता है ना कि हाँ अब घोषणा हो गई, अब सूचना मिल गई, अब जब तैयारी की जाए तो वही तैयारी अपने कारगर सिद्ध होगी अब, ठीक है। तो इसलिए कंटिन्यू तो रहना है आप लोगों को, और अपनी क्लासेस यहां से ऐसी आती रहेगी। कल नहीं आ पाई थी तो मैंने बता दिया था, ठीक है, क्योंकि कल देखो आप लोगों को बताया मैंने 4 वीडियो बना दिए। कल इतनी अपडेट आई है, आरपीएससी पगला गई थी कल, इतनी अपडेट आई, सारी अपडेट देनी भी पड़ती है। नहीं, विद्यार्थी कहते सर आपने बताया नहीं, तो इसका मतलब सही है या नहीं है, तो वो चीजें हैं। अब बाकी चीजें जो है आप लोग प्रश्न बहुत पूछते हो, वो नहीं पूछने हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा यहां से, ठीक है। सारी चीजें आप जैसे रेगुलर रहते हो आप लोगों को सभी चीजें जानने को मिल जाती है। तो एक बार जो भी है विद्यार्थी शेयर करके और जुड़ जाओ, फटाफट से अपन जो है पढ़ते हैं। आज एक वीडियो बनाया था आप लोगों ने, यदि नहीं देखा हो तो देख लेना कि चुने किसे, ठीक है। ये वीडियो बनाया था अपन ने आज, लगभग 35-40 हजार विद्यार्थी देख चुके हैं उसे। सुबह ही बनाया था 4-5 घंटे। चुनाव किसका करें, ठीक है, किसे चुनना है, तो वो जो है वीडियो देख लेना आप, उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है, कि चुनाव कैसे करें अपन, जो है सिलेक्शन के लिए क्या आधार हो, भर्ती कैसे चुनी जाए, शिक्षक भर्तियों के बारे में बता रहा हूं। चलिए, 1000 विद्यार्थी जुड़ गए हैं, तो अब शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। देखो, इससे पहले वाली जो है 2 क्लासेस वैदिक सभ्यता की देखनी बहुत जरूरी है। यदि उन्हें नहीं देखी तो फिर ये इस क्लास का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जो बचा जो भी है वैदिक सभ्यता में वो आज पढ़ लेंगे। अब देखो यहां पे जो अपन पढ़ रहे हैं, वैदिक काल में प्रशासनिक इकाइयां, यानी प्रशासनिक इकाइयां यानी कि प्रशासन चलता कैसे था। इसका क्या मतलब है कि प्रशासन जो है वो कैसे चलता था। अब जैसे कि अपन देखते हैं कि ग्राम पंचायत होगी, पंचायत समिति हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें जो है प्रशासनिक इकाइयां हैं। तो उस समय क्या चलती थी, तो देखो सबसे पहली बात तो यह है कि परिवार के लोग हैं, लोगों से मिलके बना परिवार, ठीक है, लोगों से मिलके क्या बना, परिवार। तो इसमें क्या होंगे, घर के सदस्य हो गए, सारे के सारे क्या होंगे, घर के सदस्य इसके अंदर हो गए, तो ये परिवार बना। अब परिवार कहां निवास करेंगे, परिवार निवास करेंगे गांव के अंदर। परिवार कहां निवास करेंगे, ग्राम में क्या निवास करेंगे, परिवार, ठीक है, क्या निवास करेंगे, परिवार। ये जो है, अब देखो ये ग्राम यानी कि बहुत सारे घर हैं ये बने हुए गांव के अंदर, ये सारे मिलके जो है कुल का निर्माण करते हैं, या फिर इसे ये भी कह सकते हैं बहुत सारे परिवार। क्या कह सकते हैं, बहुत सारे परिवार, बहुत सारे परिवार मिलके जो है कुल का निर्माण करते हैं। और ये बहुत सारे कुल मिलके विश्व का निर्माण करते हैं। इसमें क्या आ जाएंगे, ये क्रम चलता है इसका, बहुत सारे इसके अंदर कुल मिल जाएंगे तब विश्व का निर्माण करेंगे, और ये सारे मिलकर क्या निर्माण करेंगे, जन का, बहुत सारे विश्व, ये सब मिलकर निर्माण करेंगे जन का, और फिर ये निर्माण करेंगे जनपद का। किसका निर्माण करेंगे, फिर ये जनपद का। अब इसको याद करने की एक ट्रिक बता देता हूं मैं। इस गांव को जो है आप नहीं भी याद करोगे चलेगा आप लोगों के, मैंने एक क्रम बताया है, इसका आरोही क्रम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आरोही क्रम जो है इसका, इसकी एक ट्रिक है पकू विजन। क्या है, पकू विजन। विजन कैसा होना चाहिए, पकू, कि ये क्या बात हुई गुरुजी, तो क्या, हाँ भैया याद करने के लिए तो ये पकू विजन चाहिए आप लोगों को। तो पकू विजन से क्या समझोगे आप, देखो परिवार, कुल, विश्व, जन, ठीक है, परिवार, कुल, विश्व और जन, और इससे मिलकर फिर क्या बनेगा, जनपद बनेगा। अपन पढ़ते हैं ना ये जनपद, फिर जनपद बहुत सारे मिल जाए तब क्या बनता है, महाजनपद, और महाजनपद भी अपने को पढ़ना है।
महाजनपद आप लोगों के टॉपिक है स्पेशली, और उसमें स्पेशली रीट वालों को क्या पूछा जाता है, महाजनपद में स्पेशली उनकी राजधानियां पूछी जाती है, जो मैं याद करवा दूंगा आप लोगों को, ऐसी याद होगी कि भूलोगे ही नहीं फिर। तो यहाँ पे ये इतनी जो भागवत मैंने पढ़ी है कि ये मिल गए, ये बनता है, ये मिलता है, उसका सारांश है ये कि आप लोगों को याद ये रखना है, पक्कू विजन, बस इतना याद रख लेना, पक्कू विजन, तो मतलब आप लोगों का विजन हमेशा ही क्लियर रहेगा। ठीक है, हाँ चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं साइड में ही खड़ा हूं। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट में छेटी रहना ही नहीं है। और ये आज क्लास आ रही है, कल नहीं आएगी, संडे को क्लास, मैंने कहा है आप लोगों को सप्ताह में मैं 5 क्लास दूंगा। ठीक है, 5 क्लास दूंगा, वैसे वो सोमवार से शुक्रवार चलेगी, कल नहीं आई थी इसलिए आज शनिवार को दे रहा हूं, तो सप्ताह की 5 क्लास मिलेगी। ठीक है ना, 2 दिन आप लोग करना रिवीजन बढ़िया और करना अभ्यास टेस्ट सीरीज से, उसको छोड़ना मत, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को खजाना मिलेगा। जिसने ज्वाइन करी है वो एक बार कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, अब सिंधु घाटी का आप लोगों ने अभ्यास किया होगा, वो लोग बताओ कि टेस्ट सीरीज के अंदर आप लोगों को आनंद आएगा। भाई लोग कहते हैं कि टेस्ट सीरीज सिर्फ अभ्यास के लिए होती है, इसमें से प्रश्न नहीं मिलेंगे। मैं आप लोगों को कह रहा हूं अपने जीजीडी पर ज्वाइन की हुई टेस्ट सीरीज, आप लोगों को 75% प्रश्न मिलेंगे श्योर। ठीक है, श्योर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मेहनत इतनी है। 8 एसएसटी की स्पेशल बात करें, 8000 प्लस प्रश्न है। व्याख्या देखोगे तो आपकी लीला लहर है। तो बढ़िया देखो, बताओ देखें, ऐसे बहुत कम स्टूडेंट मिलते हैं जिनको शिक्षक कहे बताओ कैसा है, तो वो यही कहते हैं गुरुजी बिम वहां गलती है, बिम ओ है, ये है। लेकिन यहां वो मिलेंगे कि हाँ गुरुजी वास्तव में है आनंद, क्योंकि दी कितने में 8000 प्रश्न। आप लोग वैसे ही ले दी, कोई देखने चले जाओ तो आप लोगों को 1000-2000 वैसे ले लेते, अपन ने कितने में दे दी 85 में। इसमें भी इसको भी कॉमो में ज्वाइन करते हो तो 85 से भी कम लगते हैं, क्योंकि फिर हिंदी साइकोलॉजी वो भी आप लोगों के, और उसमें भी व्याख्या के साथ में दी है। ये देखो, ये होती है मजा कि जब मेहनत करें, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, जब सुबह उठता हूं ना मैं, तब से जो है उसके अंदर व्याख्या करनी शुरू करता हूं। मैंने कहा ना 15-20 दिन अभी मैं लूंगा व्याख्या करने में, उनमें सुबह उठता हूं, जब ये सिर है ना ये पक जाता है पूरा, और उसके बाद भी आप लोगों को क्लास फिर भी दे रहे हैं, मतलब तब से जो है व्याख्या करने में लगते हैं। कौन से प्रश्न में व्याख्या चाहिए, कौन से में नहीं चाहिए, कितनी चाहिए, क्या चाहिए, एग्जाम के अप्रोच के अनुसार क्या है, विद्यार्थी को क्या चाहिए, ये चीजें। और अभी भी आप विश्वास नहीं मानोगे, 15-20 मिनट पहले तक भी जो है मैं एसएसटी वाले ही पार्ट के अंदर जो है पॉलिटिकल वाली की व्याख्या कर रहा था। हिस्ट्री वालों के, हिस्ट्री के कुछ टॉपिक बाकी है उसकी भी करूंगा। 15-20 दिन में सभी व्याख्या अपडेट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें मेरी टीम भी जो है पूरी तरीके से लगी हुई है। रामनिवास जी पर्यावरण की बेस्ट टेस्ट सीरीज तैयार कर रहे हैं, वो भी जल्दी मिल जाएगी। हिंदी की टेस्ट सीरीज पे काम चल रहा है, इंग्लिश की दे दी आप लोगों को। तो ये आप लोगों के अभ्यास में श्योर शामिल हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलो बेटा, ईओआरओ वालों को भी टेस्ट सीरीज जल्दी दे देंगे, फर्स्ट ग्रेड वालों को देंगे क्योंकि वो सोल्ड आउट हो गई थी 4 महीने पहले, सेकंड ग्रेड वालों को देंगे। बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सवाल जो है टेक्निकल टीम को मत पूछा करो। आप मत सोचो कि बहुत बड़ी कोचिंग और हमारी बहुत ज्यादा टेक्निकल टीम के वहां पे सदस्य बैठे, नहीं, वो जो है टेक्निकल इश्यू सॉल्व करते वो बहुत है, और सेवा है एक तरीके। अब इसमें आप लोगों को बताओ क्या हम आपको और टेक्निकल सपोर्ट देंगे कि 12 घंटे के अंदर किसी की समस्या होती है तो भी टेस्ट सीरीज जो है चालू हो जाती है। इससे ज्यादा आप लोग जो है लोभ मत किया करें। और हाँ, अनुशासन बहुत जरूरी है। नहीं, अनुशासनहीनता के मेरे पास में मैसेज फॉरवर्ड होते हैं, उनको मैं सीधा एक्शन लेता हूं, क्योंकि मेरे में धैर्य इतना ही कि मैं खुद मेहनत करता हूं, मैं एक एक चीज बताता हूं, इसलिए मैं आप लोगों को क्लियर बोलता हूं कि यह चीज है ना। तो वहां पे अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं करोगे, अनुशासन के साथ बैठो, आप लोगों को 1% समस्या नहीं होने वाली। और ये आपका भाई जब तक जिंदा है ना, आप लोगों को क्लासेस की चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, ये ऐसे ही चलेगी, निःशुल्क ही चलेगी, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो, अब बढ़ते हैं अपन वैदिक काल में अधिकारी और मंत्री, मतलब जितना बचा है ना वो सारा ही पढ़ लेना है। वैदिक काल में अधिकारी और मंत्री, देखो राजा के यहां पे लगाओ सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन, एक एक फैक्ट मैं आप लोगों को वह दे रहा हूं जो एग्जामिनर सीधा सीधा प्रश्न बनाएगा, कोताही बिल्कुल भी नहीं करे। जहां जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाता हूं वहां लगा देना अलग पेन यूज करके, ठीक है ना, वहां बिल्कुल कोताही नहीं। राजा के जो उच्च अधिकारी होते थे, एक तरीके से क्या हो गया, ये मंत्रिमंडल हो गया, उसके जो मंत्री होते थे वो क्या कहलाते थे, रत्नीन कहलाते थे। क्या कहलाते थे, रत्नीन। इनकी संख्या पूछी जाएगी, इनकी संख्या जो है 12 होती थी। इनकी संख्या कितनी होती थी, 12। और रानी जो इसकी होती थी पटरानी, उसको भी मंत्री पद दे रखा था, उसको भी मंत्री पद दे रखा था यहाँ पे, क्या भाई रानी को भी, पटरानी जो होती थी ना उसको भी मंत्री पद दे रखा था, उसे कहा जाता था महिषी।
और संख्या पूछी जाएगी, मैं बता रहा हूं 12 संख्या इसकी पूछी जाती है। सप्तक ब्राह्मण में इनके नाम देखने को मिलते हैं और इसी के अंदर आप लोगों को संख्या देखने को मिलती है 12। रत्नीन कितने थे? 12 थे। रत्नीन क्या है? मंत्री है एक तरीके से। रत्नीन क्या हो गए एक तरीके से? इनके ये मंत्री हो गए रत्नीन, इनका नाम। ठीक है, भूलोगे नहीं और सही करके आना है। अब देखो राजा खुद भी इसमें शामिल था। ठीक है, राजा का मतलब क्या हो गया? ये तो है ही शासक। ठीक है, ये तो शासक है ही। पुरोहित क्या होता था? इसका प्रधानमंत्री होता था। पुरोहित क्या होता था? प्रधानमंत्री इसका पुरोहित कहलाता था। ठीक है, सेनानी क्या होता था? जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, ये सेना का अध्यक्ष होता था। सेनाध्यक्ष होता था। हालांकि सेना जो है स्थायी नहीं होती थी, अस्थायी होती थी। वज्रपति क्या होता था? चारागाह का अध्यक्ष होता था। क्या? चारागाह का अध्यक्ष। या फिर कह सकते हो गोचर भूमि का अध्यक्ष भी इसे कह सकते हो। महिषी ये इसके रानी होती थी इसकी, यानी कि पटरानी। पटरानी का नाम क्या था? महिषी। ठीक है, महिषी पटरानी का देखो स्त्रीलिंग नाम में भी है तो पता चल जाएगा कि पटरानी है। ठीक है, फिर देखो आगे दुर्गपाल। तो सीधी बात है कि दुर्ग का रक्षक होता था दुर्गपाल। क्या होता था? दुर्ग का रक्षक। सूत क्या होता था? राजा का सारथी होता था। क्या होता था? राजा का सारथी। सारथी का मतलब तो समझते हो ना, जो रथ को जलाता था। ग्रामीणी क्या होता था? ग्राम का मुखिया। ग्राम का मुखिया ये होता था ग्रामीणी, ग्राम का मुखिया होता था। पालागल क्या होता था? इसके लिए दो चीजें याद रखना। एक तो इसको कहा जाता था राजा का मित्र, राजा का मित्र कहा जाता था। एक इसके बारे में संदेशवाहक भी पढ़ने को मिलता है। क्या मिलता है? संदेशवाहक भी इसे कहा जाता था। ठीक है, संग्रहिता देखो इसके नाम में लिखा हुआ है, ये क्या करता था? संग्रह करता था। तो ये क्या करता? कर का संग्रह, कर का संग्रह। और कर का संग्रह करेगा यानी कि क्या हो गया? कोषाध्यक्ष हो गया। क्या हो गया? कोषाध्यक्ष, एक तरीके से कोषाध्यक्ष हो गया। अक्षमाप क्या होता था? अक्षमाप जो है कर मतलब बंटवारा करने वाला कह सकते हो आप। एक तरीके से इसको ये कह सकते हो वित्त मंत्री होता था ये क्या होता था? बंटवारा करता, सैलरी वैलरी बांटता, वित्त मंत्री होता था। ठीक है, अक्षवाप। और नहीं, सॉरी अक्षवाप जो है वित्त मंत्री नहीं, वित्त मंत्री जो है भागदूत होता था। क्या होता था? भागदूत होता था वित्त मंत्री। भागदूत को कह देते थे वित्त मंत्री। और अक्षवाप जो होता था ये पासे में राजा का साथी होता था। पासे में राजा का साथी होता था। ठीक है, मैं कंफर्म भी कर लेता हूं एक बार वापस ताकि आप लोगों के, हाँ, अक्षवाप जो है पासे में राजा का साथी होता था। बिल्कुल सही है, कंफ्यूजन कोई नहीं। भागदूत जो है वो एक तरीके से वित्त मंत्री होता था, बांटने वाला, कर को बांटने वाला। ठीक है, 12 होते थे ये, 12 के 12 आप लोगों को याद रखने हैं। राजा क्या है? शासक है। पुरोहित प्रधानमंत्री, सेनानी सेनाध्यक्ष, वज्रपति चारागाह का अध्यक्ष, महिषी पटरानी, दुर्गपाल दुर्ग का रक्षक है, सूत राजा का सारथी है। ठीक है, ग्रामीणी ग्राम का मुखिया है, पालागल राजा का मित्र या संदेशवाहक, संग्रहिता कर को एकत्रित करता है यानी कि कोषाध्यक्ष, अक्षवाप पासे के अंदर, पासा जो खेल होता था, खेल मनोरंजन का जो साधन पासा होता था उसमें राजा का साथी होता था। वो कहता ना भांजे पो बारे। ठीक है, वही पो बारे 25 मतलब कि खेल जीतने वाला चाल चली है। ये मैं कहता हूं पो बारे 25 यानी कि वो खेल जीतने वाली चाल है। ठीक है, और फिर भागदूत जो है वो वित्त मंत्री है एक तरीके से। प्रश्न इसी तरीके से बनते हैं बेटा, प्रश्न इसी तरीके से। रीट को तो अपने घोट के पिया हुआ है, आप लोगों को कोई भी मतलब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो एसएसटी की बेटा अब 2.5 साल पहले की यदि किताब है तो अब अपडेट होके आएगी, बहुत कुछ बदला है। ठीक है, बहुत कुछ अपडेट होके आएगा, देख लेना एक बार आ जाए तब अपनी जरूरत के हिसाब से आप फैसला ले लेना उसके बाद। ठीक है, 2.5-3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए पिछली रेट हुए, तब की पुस्तकें तो निश्चित रूप से अपडेट मांगती है, आएगी जब देख लेना आप। ले स्क्रीनशॉट ले लिया। दीपावली के बाद आए, मैंने बताई थी तारीख, एसएसटी की ऑनलाइन 10 नवंबर तक देंगे आप लोगों को, 10 नवंबर तक देने की पूरी कोशिश है। ठीक है, यहां होगी क्लियर बात। अब देखो वैदिक काल में प्रशासनिक संस्थाएं, अब जो है प्रशासनिक संस्थाएं और देख लेते हैं। इसके अंदर आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है, सभा, समिति और विदत। सभा, समिति और विदत। जैसे लोकसभा राज्यसभा पढ़ते हैं ना अपन संसद के अंदर, उसी तरीके से यहां पे भी सभा और समिति चलती थी। सभा और समिति ले। सबसे पहले मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसका देता हूं सभा और समिति से रिलेटेड, कि अथर्ववेद में
सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रियां बताया है। पुत्रियां बताया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहीं से प्रश्न बनेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां बताया। प्रजापति यानी ब्रह्मा जी, ठीक है, सृष्टि के रचयिता, उनकी पुत्रियां बताया है, यानी ब्रह्मा की पुत्रियां बताया है किसे? सभा और समिति को। और सभा और समितियां है क्या? प्रशासनिक इकाइयां है। क्या है? प्रशासनिक इकाइयां। अब देखो समझो सभा क्या है। सभा है एक तरीके से उच्च सदन। अब अपने यहाँ पे उच्च सदन यदि संसद में देखें तो क्या होती है? एक तरीके से राज्यसभा होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है? उच्च सदन है, मंत्री परिषद आप इसको कह सकते हो। इसका ऋग्वेद में जो है 8 बार उल्लेख देखने को मिलता है। इसे वृद्ध व अभिजात लोगों की संस्था भी कहते हैं। अब देखो राज्यसभा में भी क्या होता है? मनोनीत सदस्य जाते हैं, तो वहां पे भी क्या है? वृद्ध और अभिजात वर्ग के लोग हो गए एक तरीके से। तो इसलिए इसकी तुलना कहां से की गई है? इसकी तुलना की गई है अपने राज्यसभा से। जैसे भी प्रश्न आएगा अपने सही होना चाहिए, ठीक है ना, अपने सही होना चाहिए। इंग्लिश की क्लासेस आएगी बेटा, दीपावली के बाद आएगी, ठीक है। समिति इंग्लिश की कॉमन आएगी, चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड में काम आए, रीट में काम आए या रीट मेंस में, सभी में काम आएगी, ठीक है। समिति क्या होता है? निम्न सदन एक तरीके से, यानी कि क्या हो गई? एक तरीके से ये लोकसभा हो गई। क्या हो गई? लोकसभा। सामान्य जनता की प्रतिनिधि संस्था इसको कह सकते हैं। लोकसभा भी क्या है? सामान्य जनता की प्रतिनिधि संस्था कह सकते हैं। इसमें स्त्रियों की हिस्सेदारी नहीं। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना। समिति के अंदर जो है स्त्रियों की हिस्सेदारी नहीं है, यानी कि इसमें स्त्रियों की हिस्सेदारी है और विदत में भी है, लेकिन इसमें नहीं है। सिर्फ इसमें ही ध्यान रखना कि इसमें स्त्रियों की हिस्सेदारी नहीं है। और इसका जो सभापति होता है उसको ईशान कहा जाता है। अब आप कहोगे इसका नहीं मिलता देखने में उल्लेख, इसका जिसका मिलता है वो बता रहा हूं, ठीक है। इसका जो सभापति है वो ईशान कहलाता है। क्या कहलाता है? ईशान। ये सारी चीजें जो है ना ऑथेंटिक पुस्तकों से निचोड़ कर लाई हुई है, यानी आपके लेवल की है, ठीक है। आपको रीट में क्या क्या पढ़ना है। यदि मैं सभा और समिति ही पढ़ाने जाऊं तो एक क्लास पूरी इस पर ली जा सकती है, लेकिन आपके लेवल की यह है। आपके निचोड़ में आगे की इसको ईशान कहते हैं, सभापति को स्त्रियों की हिस्सेदारी नहीं है, सामान्य जनता है की संस्था है, निम्न सदन है। बस इतना ध्यान रख लो, खूब है, ठीक है, इतना ध्यान रख लो, खूब है। अब देखो विदत के बारे में क्या ध्यान रखना है कि यह आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है। सबसे प्राचीन पूछेंगे तो विदत है, ठीक है। विदत ऐसे याद रखना, विगत समय की बात है, विगत समय की बात है, यानी कि प्राचीन समय की बात है। तो ये विदत है जो सबसे प्राचीन संस्था है। इसका उल्लेख जो है 122 बार देखने को मिलता है, किसके अंदर? ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताइए इस स्लाइड पे आप लोगों को, पूरी की पूरी स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये है आप लोगों के परफेक्ट नोट्स मेकिंग पैटर्न, ठीक है ना। परफेक्ट नोट्स मेकिंग पैटर्न है, समय को बचाते हुए। मैं एक एक चीज ये लिखता तो यही समय जो है कम से कम 15-20 मिनट इसी में लग जाते, लेकिन ये इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। ले लो स्क्रीनशॉट। पशु परिचर के लिए बेटा 7300 पुस्तक दिए ना, उससे बेस्ट रिवीजन होगा। लेकिन आप लोगों के क्या पता नहीं किस धुन में रहते हो, आपको इतनी बार बता देते हैं फिर भी ध्यान नहीं देते हो आप। और इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। हमने सब कुछ पढ़ाया आप लोगों को, एकमात्र चैनल है जिसके यहाँ से पूरा जीके पढ़ाया, क्रम से पढ़ाया, पूरे साल पढ़ाया है। इसके बाद में आपको अभ्यास करना है। और रिवीजन की क्लासेस भी ओपीडी पे चालू है, ऐसा नहीं कि हमने साथ छोड़ दिया, वो भी बात नहीं, ओपीडी पर चालू है। कल पशुपालन की भी क्लास आएगी ओपीडी पे शाम 8 बजे, ठीक है। मेरी क्लास जीजीडी पे नहीं आने वाली कल ओपीडी पे शाम 8 बजे पशुपालन की भी क्लास आने वाली है। टॉप 50 प्रश्न पढ़ो ढंग से। नहीं हुआ, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, देखो अपने से नहीं होगा तो दूसरे से होगा, ठीक है ना। अपने को करना पड़ेगा, अपन से नहीं होगा तो किससे होगा? जो अपन कर सकते हैं वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये करना पड़ेगा, नहीं होगा रोने बैठने से तो कुछ नहीं होगा। हम सुबह उठ के रोने बैठ जाए कि हमारे से तो ये नहीं होगी, इतनी व्याख्या एक दिन में कैसे करूंगा। मैं 10, 15, 20 टेस्ट की एक दिन में व्याख्या करता हूं, उसके बाद मैं आपको क्लास देता हूं, पूरा मैनेजमेंट करता हूं, उसके बाद आप लोगों को क्लास भी मिलती है। मैं रोने बैठ जाऊं सुबह उठते ही कि मेरे से नहीं होगा, तो बताओ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए करना पड़ेगा, है ना। जब करेंगे तभी चीज होगी। यदि पहले ही सोच ले अपन नेगेटिव बात के नहीं होगा तो नहीं होगा फिर, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड की बुक के लिए आप लोग जो है थोड़े समय रुके भाई, सिलेबस विलेबस जो है एक बार विस्तृत आ जाए, उसके बाद महीना पर रुके। जल्दी क्यों करते हो? आप लोगों के पास में पुरानी चीजें तो होगी ना वैसे भी।
15-20 दिन कम से कम दीपावली निकाल दो, 15-20 दिन रुक जाओ, उसके बाद में अपडेटेड पुस्तकें आने लग जाएगी मार्केट में। अपडेटेड आ जाए 15-20 दिन बाद ले लेना। घाई क्यों करते हो? घाई करोगे तो ज्यादा पैसे लगेंगे। कैसे लगेंगे? अभी कोई पुस्तक लेके आओगे फिर और लानी पड़ेगी, इसलिए उतावल मत किया करो। जल्दी का काम शैतान का होता है, इतनी भी जल्दी नहीं। ये शैतान के काम में देखो वैकेंसी निकाल दी, 2200 पद आए सिर्फ, बढ़ेंगे। अब मैं ये और कह रहा हूं पद बढ़ेंगे, तो जल्दी का काम नहीं करना चाहिए। काम करो, व्यवस्थित करो, ठीक है, सोच समझ के। आओ ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार क्षेत्रवार राजा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्षेत्रों के अनुसार राजा अलग अलग हुआ करते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार, टाइटल में भी मैंने आप लोगों को प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है, कि किसके अनुसार है, तो यहां पे ये भी चीजें ध्यान रखनी है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार क्षेत्र के अनुसार राजा है, यानी कि पूर्व में क्या है? अपने सम्राट है। अब देखो यहां पे अपन जो है, ये देखो यहां पे लिख लेते हैं एक बार, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। अब देखो यहां पे पूर्व में जो है क्या दे रखा है अपन ने? सम्राट दे रखा है। पूर्व में क्या कहते थे? इसे सम्राट कहते थे, ठीक है। पश्चिम में क्या कहते थे? स्वराट कहते थे। क्या कहते थे? स्वराट। याद करवाऊंगा इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है। उत्तर में क्या कहते थे? विराट कहते थे। कौली नहीं, सिर्फ विराट कहते थे, ठीक है। कौली तो वैसे भी आज चला नहीं है, हार गई मैच। दक्षिण में क्या कहते थे? भोज कहते थे। दक्षिण में क्या कहते थे? भोज कहते थे। और मध्य में क्या कहते थे? राजा कहते थे। मध्य में क्या बोलते? राजा। और जहां पे राजा हो ही नहीं, जहां पे एक तरीके ये भी ध्यान रखना, जहां बिना राजा के, तो वो क्या कहलाता? क्षेत्र, वो कहलाता वैराज्य। क्या कहलाता? वैराज्य कहलाता था, ठीक है। जो बिना राजा के है वो वैराज्य कहलाता था। तो इस तरीके से ये तो ध्यान रखना ही है। अब के गुरुजी याद कैसे रखें? याद रखने के लिए अपन को इस क्रम में चलना पड़ेगा, तब आप लोगों को जो है याद हो जाएगी चीज, ठीक है। अब देखो क्या याद रखोगे आप? विश्व, मैं ऐसे लिख लेता हूं, आप लोगों को ये स्व याद रखना है, ठीक है। विश्व भोजस, या तो ऐसे याद रखो, ठीक है, विश्व भोजस, या फिर विश्व भोज से राजा, या क्या याद रखो? विश्व भोज से राजा। तो राजा जो है वो मध्य में है, अंत में अपन को कहां आना है? फिर ये चक्र घुमा के मध्य में आना है, ठीक है। अंत में अपन को कहां आना है? यहां मध्य के अंदर। अब देखो विश्व यानी कि वी से विराट, स्व से स्वराट, भोज से भोज, भोजस लिखा है अपन ने, तो भोज से भोज है ही, स से सम्राट, ये स से अपने को क्या लेना? सम्राट। और फिर आना है अपने को यहां पे राजा। तो विश्व भोजस राजा। इस तरीके से आप लोगों को ये ट्रिक से जो है चीज याद हो जाएगी कि कौन सी दिशा में कौन सा उस समय राजा जो शासक क्या कहलाता था, वो इस तरीके से आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा। एक तो क्या बताया आगे? पकु विजन, आरोही क्रम बताया पकु विजन से। आज की क्लास में एक ये बताया मैंने, विश्व भोज से राजा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जहां राजा है ही नहीं वो वैराज्य, ठीक है। जहां राजा नहीं है वो क्या कहलाएगा? क्षेत्र, वैराज्य कहलाएगा। आगे बात समझ, ले लो स्क्रीनशॉट। गुरुजी वन लाइनर में वेरी मोस्ट टिक किए होंगे, तो बेटा तुम क्या करोगे? एग्जाम भी मैं ही देने चला जाऊं? अरे वेरी मोस्ट, तो फिर क्लास फिर किस लिए देख रहे हो? है कई चीजें आप लोगों को क्लास में से देख के लिखनी पड़ेगी। मैंने आप लोगों के लिए काम भी रखूंगा उसके अंदर, है। तू तो कहता मैं एग्जाम ही तेरे मैं ही दे दूं, है गुरुजी ये भी मिलेगा? मतलब आप लोगों को खाना पुरुष दिया, बना दिया, पका दिया, पुरुष दिया, अब आप लोगों के गुरुजी ये मुंह में हमें डालना पड़ेगा? नहीं, दूसरे आके खाएंगे। कैसी बात करते हो? मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हम टिक करेंगे तो तुम क्या करोगे? तुम पढ़ोगे जब मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक नहीं कर सकते क्या पढ़ के? काली झालर, ठीक है गुरुजी, काली झालर क्या है? ये होती है काली झालर, जो मतलब ऐसे सवाल पूछते हैं। ले आगे बढ़ो। इतना पका पकाया मिल रहा है, वो भी आप लोगों से पैसे लिए बिना दे रहे हैं। इस तरीके से पढ़ाने के आप लोगों को पता है 2-4 हजार 5 हजार कोर्स के ले लेते हैं। अरे मैं खुद लॉन्च करता, मैं खुद ले लेता है, सीना ठोक के लेता, लेकिन नहीं, पढ़ा रहा हूं फिर भी काली बातें करते हो तुम। अरे प्रमुख उपनिषद, वैसे उपनिषदों की संख्या जो है आप लोगों को पूछे तो ध्यान रखना 108, लेकिन 108 याद नहीं रखना है। याद जो है मुख्य मुख्य ही रखने हैं। मुख्य मुख्य उपनिषद है वो याद रखने हैं। उप यानी समीप, बैठकर जो है ज्ञान लेना है। किससे? गुरु के पास बैठ गया। अब मैं तुम्हें पास बिठाऊंगा नहीं, ऐसे सवाल पूछोगे तो फिर बाद में जो है आजकल के गुरु फिर कंटा आप दे भी देते हैं कि हाँ ऐसे पूछता है। इसलिए उस समय चलती थी गुरुकुल पर, उस समय भी गुरु बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। अब तो जो है कंटा भी देते हैं, उस समय जो बहुत तगड़ी तगड़ी सजा दे दी जाती थी, है ना।
तो वो वाला भी आप उस समय में नहीं जी रहे हो, वो भी आप लोगों के लिए फायदा है। इतनी दूर से हाँ कि कमेंट की नहीं कर सका कि कौन। तो शाब्दिक अर्थ जो है इसका ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद के अंदर क्या, उपनिषद ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के पास बैठना, ये शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, अब उपनिषद में आपको जो जो प्रश्न बनते हैं मैं सारे दे रहा हूं। इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रस्थान त्रयी। त्रयी का मतलब क्या है, तीन। ठीक है, कि तीन जो है मुख्य क्या भाग इसके अंदर शामिल है, जिन्हें प्रस्थान त्रयी कहा गया सम्मिलित रूप से। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी कहा गया। ठोको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाने का काम तो तुम कर लेना रे कम से कम, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाने का काम तुम कर रहे। 12 नहीं है उपनिषद, किसने कहा 12 है? 108 है कुल उपनिषद। ठीक है, 12 किसने? 12 रत्नीन है। ठीक है ना, 12 उपनिषद नहीं है। उपनिषद तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से अपने को ये काउंटिंग करके बता रहे हो क्या, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं। कौन बताया क्या 12 उपनिषद है? नहीं है 12, ऊपर लिख लिया फिर भी पूछ रहे हो। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? ये वापस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बृहदारण्यक है। कौन सा है? बृहदारण्यक। देखो इसके नाम में ही क्या लिखा है, बृहद लिखा। इसके नाम में क्या लिखा हुआ है? बृहद। बृहद का मतलब क्या होता है? बड़ा। एक तो बड़ा ध्यान रखो, एक छोटा ध्यान रखना है। एक क्या ध्यान रखना है? छोटा। छोटा कौन सा होता है? मांडुक्य। छोटा कौन सा है? मांडुक्य। और इस मांडुक्य के अंदर सिर्फ 12 वाक्य है। ये 12 से ये याद रख लेना आप। ठीक है, मांडुक्य उपनिषद के अंदर सिर्फ 12 वाक्य है, इसलिए मांडुक्य नाम भी छोटा ही है, मांडुक्य। ठीक है, और बड़ा कौन सा है? बृहद। बृहदारण्य का सबसे बड़ा है। एक एक प्रश्न बनने लायक। ठीक है, इसमें क्या है? याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद इसमें दे रखा है, और ओम का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? ओम शब्द का उल्लेख है। और ओम शब्द अपने आप में वैसे ही बहुत बड़ा होता है, इसलिए ध्यान रखना। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाली चीज है कि बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद और ओम का उल्लेख देखने को मिलता है। छांदोग्य उपनिषद फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। अब देखो छांदोग्य के अंदर क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। 6 का आधा कितना होता है? 3। 6 का आधा कितना होता है? 3। यानी कि इसके अंदर 3 आश्रमों का उल्लेख है। और 3 आश्रम कौन कौन से हैं? ठीक है, आश्रम मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। ब्रह्मचर्याश्रम, ठीक है, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम। और वानप्रस्थाश्रम कौन सा नहीं है? संन्यास आश्रम नहीं है। कौन सा नहीं है? संन्यास आश्रम नहीं है। फिर आप लोगों को फिर पूछेंगे क्या बताओ संन्यास आश्रम का भी जिक्र किसमें? क्या 3 आश्रम तो ये, चारों आश्रम का तो फिर जाबालोपनिषद के अंदर। जाबालोप जा लिखते हैं ना, उसमें पहले अपन ऐसे ऐसे करते तो 4 ऑटोमेटिक लिख लेते, तो अपन ने लिखा जाबालोपनिषद। ठीक है, जाबालोपनिषद के अंदर चारों आश्रमों का उल्लेख है। ये दोनों ही प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इसके अंदर सत्य का अपने जो है सत्यकाम जाबाली की कहानी भी छांदोग्य उपनिषद के अंदर है। एक तो ये, एक मांडुक्य, एक मुंडकोपनिषद, ये जो है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जाबालोपनिषद क्या है? 4 आश्रम जाबालोपनिषद में, और ये अपने क्या कहते हैं? 3 आश्रम छांदोग्य उपनिषद में। फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसे ही सवाल बनते हैं ज्यादातर, देखा जाए, है ना। इतनी बहुत ज्यादा गहराई जितना लोग कहते हैं ना, उतना सिर्फ भय बनाया जाता है, जितने बनते नहीं है। ढंग से पढ़ लेना विद्यार्थी तो वो कहीं भी सिलेक्शन ले सकता है। तो ये जो है आप लोगों को ध्यान रखने हैं। हाँ, उपनिषद 108 है बेटा। ठीक है, पुराण देखे तो 18 है। फिर जब तो कहते हैं कि इसको 19वां पुराण कहा गया है, संज्ञा देते हैं ना, तब जो है 19वां पुराण कहा गया, ये कहते हैं। 108 उपनिषद 108, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, वो ध्यान रखना। 108 के तथ्य थोड़ी याद रखोगे, फर्स्ट ग्रेड वाले नहीं करते, कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम देने वाले 108 उपनिषद नहीं पढ़ते। ठीक है, कठोपनिषद के अंदर क्या है? यम नचिकेता संवाद है कठोपनिषद में। मुंडकोपनिषद यहां फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, इसके अंदर सत्यमेव जयते। अब देखो ये आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, ये बहुत पूछा जाता प्रश्न, क्या सत्यमेव जयते वाक्य कहां से लिया गया है या किसके अंदर है? तब आपको ध्यान रखना मुंडकोपनिषद, इसलिए मैंने कहा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैन उपनिषद में उमा शब्द का उल्लेख है। इस उपनिषद के अंदर निष्काम कर्म का उल्लेख है। ठीक है, और मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है, जिसके अंदर 12 वाक्य है। बस इसी तरीके से याद करना है। ठीक है, इसी तरीके से याद करना है, इतने ही उपनिषद याद करने, इसके ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, और इससे बाहर जाता है प्रश्न तो आप लोगों को कभी चिंता नहीं करनी। इससे बाहर यानी सबके लिए बाहर, चाहे आप कोई पेड कोर्स में पढ़ रहा है, चाहे कैसे, पेड कोर्स वाले भी यहाँ आते हैं वापस कंफर्म करने के, हाँ चीज हमारे सही नहीं है, और यहां से जो चीज एक्स्ट्रा मिलती है फिर वापस पेड कोर्स वाले नोट्स में लिखते हैं। पेड कोर्स में आपको भागवत तो बहुत लिखाई जाती है, लेकिन काम की चीज नोट्स मेकिंग पैटर्न पे नहीं चलते। क्यों? वहां लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड लोगों में चाहे कैसे ही डांस करो, कोई कहने वाला नहीं है। यहाँ पे जो है एकदम परफेक्ट के, हाँ ये भाव भंगिमा सही नहीं थी, ये यहाँ पे जो है ये जो इस तरीके से होना चाहिए था वैसे, तो यहाँ तो हर क्लास में जो है
हमारे तो 1800-1900 क्लास आई चैनल पे, हर क्लास पे जो है हमें मतलब देखकर जो है कई जने देखते हैं और अच्छा भी लगता है कि कई जनों ने देखकर नए नए नवाचार किए भी हैं। मैंने कहा था जब मैंने जीजीडी फैक्ट शुरू किए कि देख लेना आने वाले समय में हर प्लेटफॉर्म से मैं शुरू नहीं करवा दूं, देख लेना अब ज्यादातर प्लेटफॉर्म आप लोगों को अब इस क्रमबद्धता के साथ तो नहीं दे सकते लेकिन देंगे। कोर्स की जो हाई रेटें चलती थी वो रेटें हो गई कम, निःशुल्क तो नहीं दे पा रहे हैं फिर भी लोग, लेकिन वो रेटें हो गई कम। कारण क्या है? ये अभी 2-3 साल के अंदर, 2-2.5 साल में ही क्यों परिवर्तन आया? परिवर्तन जब एक व्यक्ति लगातार एक दिशा में काम करे परिवर्तन आता है। इसलिए मैं कह रहा हूं एक दिशा में मेहनत करो, सफलता जक मार के आएगी। ये सफलता ऐसे पास से निकलने वाली नहीं है, जक मार के कदम चूमेगी आप लोगों के कि हाँ एक दिशा में एक लक्ष्य को चाहा है इसने, अब हम जो है इसे चाहेंगे। बस एक दिशा में जो काम करे तो बस वो काम सक्सेस होता है और जिसके परिणाम अब आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। चलें आगे, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखो ऋग्वेद के अंदर देवता, ठीक है। वैसे 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख मिलता है और ये जीजीडी फैक्ट अपन ने जो है टेलीग्राम पे दिया था। अभी भी जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो भोले जीव हैं, जुड़ जाना। 2,80,000 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। नियमित हर अपडेट, हर शिक्षण सामग्री वगैरह सब कुछ वहीं टेलीग्राम पे मिलेगी। ये जो आप सवाल पूछते हो ना यूट्यूब पे, सर ये चीज, वो सारे जवाब टेलीग्राम पे समय समय पे दे दिए जाते बिना पूछे, ठीक है। तो देखो कुल मिला के 33 प्रकार के देवताओं का जिक्र है और 33 के 33 पूरे याद नहीं करने हैं, ये भी बता दूं। 33 के 33 पूरे याद नहीं करने हैं। कि सर आपने काली झालर का मुझे हर्ट हुआ, कोई बात नहीं बेटा, तो प्रस्थान कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसे तो हम दिन में 17 बार हर्ट हो जाए, हमें कई जने जो है कई चीजें पूछते हैं, तो ऐसी बात है कि हर्ट होने पर जो है हट जाना चाहिए। तो पढ़ने वाले पढ़ ले और हर्ट होने वाले हट जाए, तो यही है काली झालर ही कही जी। उल्लेख देखने को मिलता है, देखो आकाशीय देवता, इसमें कौन कौन से देवता? सूर्य, ध्योंस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, अश्विनी, ये सब जो है आकाशीय देवता के अंदर आते हैं। आकाशीय देवता के अंदर ये सारे जो है इसके अंदर आते हैं। इसमें जो है मुख्य जो देवता आप लोगों के माने जाएंगे ना, वो देखो एक तो यहां पे आप लोगों को ध्यान देना है, इसके अंदर अंतरिक्ष के देवता, इसमें जो है ये इंद्र, ये मुख्य देवता के रूप में, क्योंकि इनका जो है 250 बार उल्लेख देखने को मिलता है। कितनी बार? 250 बार उल्लेख देखने को मिलता है। मरुत, रुद्र, पर्जन्य, यम, प्रजापति, ये सारे के सारे किसके हैं? अंतरिक्ष के देवता कहलाते हैं। पृथ्वी के देवता देखो अग्नि। अब इंद्र के बाद जिसका नंबर आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो अग्नि का है, क्योंकि इसका उल्लेख 200 बार देखने को मिलता है, ठीक है। देवताओं तक पहुंचने का साधन इसी का है, देवताओं का मुख कहा गया इसे। फिर सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ये सारे, और ये कैटेगरी वाइज भी पूछे जा सकते हैं। क्या निम्न में से कौन से देवता अंतरिक्ष के नहीं थे, निम्न में से कौन से देवता आकाश के नहीं है या है, इस तरीके से चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है, ये भी साथ में ध्यान रखना है। इनका 250 बार उल्लेख, इनका 200 बार, बाकी का नहीं पूछते उल्लेख, लेकिन इनका जो है पूछा जाता है कितनी कितनी बार उल्लेख देखने को मिलता है। देखो अब यहां पे प्रो लेवल पढ़ते हैं। ये क्या है? ये है प्रो लेवल। देखो देवता और उनके विदेशी नाम, विदेशी नाम यानी कि फॉरेनर क्या कहते थे? अपने यहां के देवताओं को फॉरेनर क्या कहते थे? फॉरेनर। देखो वरुण को क्या कहते थे? अहुर मजदा। और वरण कहां कहते थे? ईरान के अंदर। अहुर मजदा और वरण, जिसमें से ये अहुर मजदा बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेनस ग्रीक के अंदर कहा जाता था, इस वरुण देवता के ही नाम है। अश्विनी को डायरोसा कोराई ग्रीक, ये याद नहीं भी करोगे चलेगा, वरुण वाला याद रखना। अग्नि को इग्निस, ये तो डायरेक्ट याद हो जाएगा। मित्र को मित्र, तो ये भी डायरेक्ट याद हो जाएगा। इंद्र को इंद्र, ऐसे कह दिया। इंद्र को एक चीज और ध्यान रखना, पुरचरिष्णु भी कहते थे। क्या कहते थे? पुरंदर कहते, पुरचरिष्णु नहीं, पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर का मतलब है दुर्ग को तोड़ने वाले, ठीक है, ये भी कहा जाता था। जियस ग्रीक में और पेनकुसे चीन के अंदर। ध्यो या ध्योंस को जुपिटर इटली के अंदर। सूर्य को हेलोइस ग्रीक के अंदर कहा जाता था। अब मुझे पता है इतने याद नहीं होंगे, एक तो इंद्र का याद रखना, एक वरुण का याद रखना, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
पूछेंगे तो इंद्र या वरुण में से पूछेंगे। ठीक है, आओ आगे। अब देखो ऋग्वेद कालीन देवी देवता मतलब कौन किससे संबंधित समर्पित है? सूर्य गायत्री मंत्र समर्पित है। ठीक है, रुद्र किसके हैं? झंझा आरोग्यकारी वनस्पति और औषधियों का रक्षक इन्हें माना गया। यम मृत्यु के देवता ही है यमराज तो। ठीक है, पूषण देखो गौपालकों के, भटके हुए मनुष्यों के और पशुओं के मार्गदर्शन, इनको जो है पशुओं का देवता कहा गया है पहले तो। ठीक है, ऋग्वेद में। फिर बाद में जो है इन्हें शूद्रों का देवता भी कहा गया है। ठीक है, पूषण के बारे में जो है इनका रथ बकरों द्वारा खींचने का जिक्र है। ठीक है, बकरों द्वारा रथ खींचने का जिक्र है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अदिति सूर्य की माता, गंधर्व संगीतकार, उषा अरुणोदय की देवी, अरण्यानी जंगल की देवी। अरण्य किसे कहा जाता है? जंगल को ही कहा जाता है, तो अरण्यानी जंगल की देवी, रात्रि रात की देवी, निरति पतन और मृत्यु की देवी, अप्सराएं गंधर्वों की पत्नियां होती थी। देखो तुम्हें पता ही नहीं है, तुम सोचते हो कि स्वर्ग में जाएंगे तो अप्सराएं मिलेगी, अरे वो किसी की पत्नी है ऑलरेडी। ठीक है, अप्सराएं कुंवारी नहीं है, वो किसी की ऑलरेडी पत्नी है। गंधर्व आके मारेंगे तुम्हें कि तुम ये सोच के आए थे कि हमें यहाँ अप्सरा मिलेगी, चल निकल यहां से, भाग्यशाली ऐसे करेंगे वहां। तो गंधर्व की अप्सराएं जो है गंधर्वों की पत्नियां हुआ करती थी, ध्यान रख लेना। कभी ये चीज समझ के जाना मत, स्वर्ग में लात मार के निकालेंगे वापस वहां से गंधर्व। ले हो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट। नहीं बेटा, कल क्लास नहीं थी और आप लोग रेगुलर नहीं हो इसलिए, क्योंकि मैंने ये चीज बताई भी थी कि आज क्लास नहीं आएगी। कल मैंने 4 सेशन दिए थे, अलग अलग 4 वीडियो दिए थे चैनल पे अपडेट में। उसमें लास्ट जो था उसके अंदर बताया भी था, फर्स्ट ग्रेड वाला जो बताया था ना उसमें, कि आज भैया क्लास देने का सामर्थ्य नहीं है। मैं भी इंसान हूं यार, थकता हूं, है ना। तो ये चीजें हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, अब अंतिम दौर में चल रहे हैं अपन इस क्लास के, वैदिक कालीन शब्दावलियां। यानी कि अब भी कोई बच गया ना इस टॉपिक के अंदर तो वो यहाँ पे संभव हो जाएगा फिर, इसीलिए इस बैच का नाम क्या है? संभव बैच। तो एक बार अंतिम बार इस क्लास के अंदर गलातार कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। यस यादव जी पूछ रहे हैं कि सर आपकी बुक मिलती है क्या? बेटा आप नए हो इस चैनल पे, मेरे 70+ टाइटल के साथ में पुस्तकें मौजूद है कि यदि बुक सेलर के पास कहीं किसी भी चले जाओ तो वहां पे 8-10 तो मेरी ही किताबें देखने को मिलेगी। 70+ टाइटल के साथ में अलग अलग पुस्तकें आती है, तो बुक तो मिलती है तभी आती है। आप नए हो बेटा, थोड़ा सा चैनल को जो है आप टटोलना तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन शब्दावलियों की तरफ। देखो अब शब्दावलियों की तरफ बढ़ते हैं, इनमें यानी कि ये प्राचीन कालीन शब्दावलियां हैं। और अब यहाँ पे जो है आगे अपन अब वर्तमान में इन्हें क्या कहते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या था? कुलप। कुलप में ध्यान रखना परिवार का मुखिया। क्या ध्यान रखोगे? परिवार का मुखिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्दावलियां। ठीक है, यव, इसे जौ कहा जाता था, ये पूछे जाते हैं जौ, और एक चावल का पूछा जाता है। ठीक है, गोधूम इसे कहा जाता था गेहूं को। किसको कहा जाता था? गेहूं को। ब्रीही ये कहा जाता था चावल को, जिसको अपन धान कहते हैं ना। इसके लिए तंदुल शब्द भी मिलता है। क्या मिलता है? तंदुल भी मिलता है। दुहिता ये या तो पुत्री को कहा जाता था या फिर दूध दुहने वाली को कहा जाता था। ठीक है, गोहंता जो गाय का वध करता ना उसे कहा जाता था, गाय को मारने वाला। ठीक है, वैसे जो है गाय को मारने वाला, मारने की परमिशन नहीं थी यहाँ पे भी, क्योंकि गाय को जो है अगन्य बताया गया है। उष्णीय ये बहुत बार बना है प्रश्न, ये पगड़ी को कहा जाता था। क्या किसको कहा जाता था? पगड़ी को। ठीक है, लांगल ये किसे कहते थे? हल चलाने वाला। हल चलाने वाला इसको कहते थे लांगल। करिस गोबर की खाद हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? गोबर की खाद हुआ करती थी, जिसको कहते थे करिस। पर्जन्य बादल को कहते थे। इसको कहते थे? बादल को। देवता के लिए भी, जो बादलों का देवता होता है उसे, उसके लिए भी पर्जन्य शब्द मिलता है। उर्दर अनाज मापने का यंत्र होता था। क्या होता था? अनाज मापने का पात्र कह सकते हो, यंत्र कह सकते हो। देखो वैसे क्या है, अनाज मापने कांटो कह दो चाहिए, है नहीं। आपने मतलब अनाज मापने पाइली आईली चाले नहीं था, ध्यान में मारवाड़ी में पाइली क्या होता, मतलब उसमें वो 4.5 किलो 4.25 किलो ऐसे अलग अलग नाप की पाइलियां आई करती थी।
ठीक है, पहले जो है तोल कर नहीं ऐसे नाप के दिया करता था। अब आप कहोगे सर तोल नहीं कहोगे, वो नहीं, पहले माप के दिए जाते थे, मतलब इसमें अंदाज आ जाता, अंदाज के अनुसार जो है, क्योंकि वस्तु इनमें चलती थी ना इस समय। तो यहाँ पे जो है ये, ठीक है। अगन्या किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगन्या किसके लिए हुआ है? गाय के लिए। गव्य या गव्यति किसे कहा जाता था? चारागाह को। किसको कहा जाता था? चारागाह को। गविष्टि गायों के लिए युद्ध होते थे। क्या? गायों के लिए युद्ध होते थे, उसे कहा जाता था गविष्टि। यानी जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो ज्यादा अमीर, तो गायों के लिए युद्ध हो जाते थे, ठीक है। गोपति किसको कहते थे? राजा को कहते थे। राजा को क्या कहते हैं? गोपति। नृत्य किसे कहते थे? आपके कजन भाई बहन होते हैं ना, कजन भाई बहन, है ना, जैसे मामा बुआ के जो है भाई बहन होते हैं, उनको कहा जाता है चचेरे भाई बहन। क्या कहते हैं? चचेरे भाई बहन, भतीजा भतीजी, इनको भी कहा जाता है। ठीक है। बलि एक तरीका ये कर होता था, या फिर जो है राजा को स्वेच्छा से दी जाने वाली वस्तु, राजा को स्वेच्छा से देते थे, स्वेच्छा से, ठीक है। राष्ट्र राज्य हो गया एक तरह का, ठीक है, राज्य हो गया। धन्व किसे कहते थे? दोरे। अरे भैया धन्व दानव ये तो यहीं से शब्द विधि बना हुआ है, यानी कि मरुस्थल। किसको कहते थे? मरुस्थल को कहते थे। किनास क्या होता था? किनास क्या होता था? किनास होती थी, किनास हल को ही कहते थे। किसको कहते थे? हल, सिर्फ हल, ठीक है। पणी, पणी कहते थे व्यापारी को। देखो व्यापारी को भी कहते थे उस समय पणी, और जो है सामान चुराने वाले चोर के लिए भी जो है पणी शब्द काम में आया है, ठीक है। तो ये चीज है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। अभी और है, अभी और है, ठीक है, अभी और है, इसका ले लो एक बार। एक परिवर्तन करना आप इसके अंदर, मैंने एक्सचेंज कर दिया। देखो लांगल को सिर्फ हल कहा जाता था, और ये जो किनास जो है ये हल चलाने वाला, हल चलाने वाला, ठीक है। ये परिवर्तन कर देना थोड़ा सा, बस। अब ले लो स्क्रीनशॉट। चलें आगे, चलिए देखो अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखो, अब ये इसके बाद में आपके हो जाएगी वैदिक संस्कृति की क्लास पूरी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति, तो बहुत बड़े टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ने हैं वो हो जाएंगे, आज पूरे हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आएगी, कल क्लास नहीं आएगी, सोमवार को आएगी। सोमवार को दूंगा मैं आप लोगों को, पढ़ाऊंगा बौद्ध संप्रदाय, ठीक है, बौद्ध संप्रदाय पढ़ाएंगे। उसके बाद में फिर दीपावली की छुट्टियां रखेंगे अपन, 3-4 दिन की तो कम से कम रखेंगे, देखते हैं। सोम या मंगल को भी शायद हुआ संभव तो दे देंगे आप लोगों को क्लास, फिर रखेंगे। फिर कब क्लास आएगी वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए चले, देखो अनस कहा जाता था बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी। प्रतिकृत जो है वो अग्नि के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ। किसके लिए? अग्नि के लिए। श्याम अयस, श्याम अयस कहा जाता था लोहे को। किसको? लोहा। लोहित अयस कहते थे तांबे को। किसको कहा जाता था? तांबे को। हिरण्य कहा जाता था सोने को। हिरण्य मतलब सोना। त्रपु होता था यानी कि टिन, टिन को त्रपु। निष्क एक तरह का आभूषण भी हुआ करता था, और निष्क जो है मुद्रा भी हुआ करती थी। मुद्रा भी कैसी होती थी? ये सोने की मुद्रा होती थी। देखो निष्क जो है वो तो होती थी सोने की मुद्रा, सोने की मुद्रा, और एक होती थी शतमान, शतमान ये होती थी चांदी की मुद्रा। ये कैसी होती थी? चांदी की मुद्रा होती थी, ठीक है। पेशस, पेशस कहा जाता था कढ़ाई वाला वस्त्र, कढ़ाई वाला वस्त्र। सीता हल की रेखाएं, हल की रेखाएं। देखो सीता जी, जो राम जी सीता जी अपन पढ़ते हैं, वो सीता जी हल चलाते हुए मिले थे, तो वो हल की रेखाएं थी, तब ये जो सीता जी मिले थे। उपान, अरे भैया जूते पहनते हो ना आप, ये जूते जो है उपान कहलाते थे, ठीक है। अब घर मत कहती जो मेरे उपान कट राखी उड़ा है,
नहीं तो है अपने घर पे मम्मियां बहुत खतरनाक होती है ना, धर के देगी ये उपान ही आप लोगों के। अपुप दूध और घी से मिश्रित, दूध व, कौन फोन कर रहा है, क्लास चल है, ध्यान है तो भी, दूध व घी से मिश्रित वस्तुएं, ठीक है। वाधुय, वाधु यानी आप लोगों को देखो एक चीज तो सीधी निकल के आ रही है, वधु, ठीक है। तो वधु द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, वधु द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। वाप्ता, वाप्ता कहते थे नाई को, किसको कहते हैं, नाई को। तसर, तसर का मतलब होता था चरखा, तसर का मतलब क्या होता था, चरखा। हिमवंत, ये होता था आप लोगों के हिमालय पर्वत के लिए कहा गया, किसके लिए, हिमालय के लिए। मुंजवंत ये कहा गया हिंदू कुश पर्वत के लिए, किसके लिए, हिंदू कुश पर्वत। नदी तमे, ये नादी नहीं नदी कर देना, नदी तमे जो है सरस्वती नदी के लिए कहा गया, किसके लिए, सरस्वती नदी, नदी। पुर चरिष्णु, पुर होता था दुर्ग, चरिष्णु यानी यंत्र, तो ये क्या होता था, दुर्ग तोड़ने का यंत्र, दुर्ग तोड़ने का यंत्र, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा पुरंदर कहा था, वरुण के अंदर बताया, इंद्र के अंदर बताया था ना पुरंदर, ठीक है। स्थिवी, स्थिवी होता था अनाज रखने का पात्र, अनाज रखने का स्थान कह दो, अनाज रखने का स्थान, स्थान। कुल्या, कुल्या होती थी नहरें, ठीक है। कुल्या क्या होती थी, नहरें। एक कुल्या से ही रिलेटेड एक और है खनित्रम, खनित्रम क्या होती थी, कृत्रिम नहरें होती थी, यानी कृत्रिम नालियां कह सकते हो, जो खेतों में बनाते हैं ना कृत्रिम नालियां, वो खेतों में जो सिंचाई के लिए बनाई जाती है वो कृत्रिम नालियां ये। और गोबला कहा जाता था भैंस को, किसको कहते हैं, भैंस को गोबला कहा जाता था, ठीक है। ये सारी चीजें, ये देखो शब्दावलियां हैं, ये सारी की सारी आपको याद करना है। हाँ, ये सारे नहीं पूछे जाते कि इनका कितनी बार है, कितनी बार है, इनका जैसे बता रहा हूं वैसे ही, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। एक्स्ट्रा दिमाग में तो फिर आप लोग जो है कॉलेज व्याख्याता की मैं पढ़ाने लग जाऊं, उससे कोई मतलब नहीं है। जो एग्जाम जिसका लेवल का है उतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। जहां पूछा जाता है वो बता दिया आपको कि हाँ किस किस की, जीजीडी फैक्ट में दिया था, ये दिया था ना कि कौन से शब्द का कितनी बार उल्लेख है, वो चीज वो बताइए ना, वो याद रखना है। यहाँ तो मतलब शब्दावली हजारों है वैदिक काल की, सबकी क्या याद रखोगे आप, जो पूछी जाती है एग्जाम में वही। अपना विद्वान बाद में बनेंगे, अपना सबसे पहला टारगेट है नौकरी लेनी। नौकरी ले ली वही आज के तारीख में तो विद्वान है, नौकरी नहीं ली चाहे कितना ही विद्वान है उसकी कोई कदर नहीं होती, ठीक है। या तो अच्छा धंधा कर रहा है या फिर उसके पास में सरकारी नौकरी है, दुनिया की नजर में वही विद्वान है। ये चीज देख लेना, चाहे जिमण में जाओ ना कभी सार्वजनिक, और जिसके पास में नौकरी है और जिसके पास नौकरी नहीं, कंडीशन देख लेना। मेरा दिल दुखता है जिसके पास नौकरी नहीं होती उसको जो लोग जिस नजर से देखते हैं, इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि तुम भी लगो, तुम क्यों पीछे हो, पढ़ो, ढंग से पढ़ो, व्यवस्थित पढ़ो और लगो। विद्वता का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, विद्वता का यही सर्टिफिकेट है, आप लग गए आपको दुनिया पूजेगी, ठीक है, यही सर्टिफिकेट है। और उसी दिन आप लोगों को मजा आएगी। देखो ऐसा भी नहीं है कि आप जो है दीपावली पे भी आप कमरा बंद करके बैठे हो, ऐसा भी मत करना, ऐसे भी प्रेशर में ही आओगे। जो 2-4 दिन दीपावली मना लो, माहौल ऐसा रहेगा, मना लेना, ठीक है। जितना उससे क्या होगा, रिलैक्स रहोगे। अभी वैसे भी भर्तियों में समय लगेगा, और पशु परिचर की बात है तो आप 1 साल से पढ़ते आ रहे हो, तो रिवाइज करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता, नॉर्मल सा एग्जाम है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कई जने आपको मोटिवेट भी करें, अरे नहीं तुम्हारी दीपावली नहीं आई है, अरे दीपावली अपनी भी तो है ना। इतना कमरा बंद करके मतलब और भी हीन भावना आओगे, क्योंकि आखिर में क्या है भाई, लोग मनाएंगे, अपनी इच्छा तो होगी, अपना ध्यान तो वही रहना है, उसमें इतनी पढ़ाई इफेक्टिव होती भी नहीं है। इसलिए 2-4 दिन अपने आप को रिलैक्स भी कर लेना, जितना रिलैक्स कर लोगे उतनी डबल ऊर्जा के साथ में लगोगे फिर, नहीं तो मन में ये चीज ही रहेगी। और आप लोग 4 जनों को कहते फिर हमने दीपावली नहीं मनाई है क्योंकि हम तो पढ़ रहे थे, वही चीज जो है आप लोगों को वही चीज अंदर दिमाग में रहेगी। इसलिए दीपावली भी मना लेना और फिर बाद में जो है डबल ऊर्जा के साथ में लग जाना, यही सही तरीका रहेगा मेरे अनुसार। बाकी आपकी इच्छा है, आप निर्णय आपके हैं, स्वतंत्र हो आप, इसके लिए मैं ज्यादा क्या कह सकता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ साथियों हो गया। इसके बाद में अब वैदिक सभ्यता आप लोगों के हो गई पूरी। अब आप लोग वैदिक सभ्यता याद करके और कल जो है वैदिक सभ्यता का टेस्ट इसमें दे देना। वैदिक सभ्यता वाले में व्याख्या जुड़ चुकी है, ठीक है। वैदिक सभ्यता में जुड़ गई, मौर्य में जुड़ गई, गुप्त में जुड़ गई,
अब इसके आगे के जो महाजनपद में भी जुड़ गई, ठीक है, इसके आगे के कुछ महाजनपद तक अपन पहुंचेंगे तब तक और आगे भी व्याख्याएं जुड़ जाएगी, ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो। देखो कॉम्बो, मैं यही कह रहा हूं, कॉम्बो में ज्यादा डील करना आप लोगों का वहां डबल और भी फायदा है, ये भी फायदा ही है। यदि इसमें भी ज्वाइन करते तो फायदा था, ठीक है, क्योंकि 8000 प्रश्न कम नहीं होते। देखो 100 प्लस टेस्ट यहाँ है, 120 प्लस इसमें, और इसमें भी क्या है फिर पता है, प्रश्न भी प्रत्येक टेस्ट में देखोगे तो एवरेज जो है 40 प्रश्न, किसी में 30, किसी में 40, किसी में 50, किसी में और भी ज्यादा है, किसी में 90 भी है, किसी में 100 प्रश्न भी है, और प्रश्न के अंदर ही वैसे टॉपिक क्लियर हो जाता है। लेकिन अपने व्याख्या भी दी इस बार, तो ये भी बिल्कुल सस्ते में सिद्धपुर था, हमने आपको और सुविधा दे दी ये करके, फिर हमने आपको और सुविधा दे दी ये करके, यानी कि इसके अंदर और भी आप लोगों के डायरेक्ट फायदा है, ठीक है। अब देखो निर्णय आप लोगों का, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना ताकि ये इतने सवाल जो आप पूछते हो ना वो पूछने नहीं पड़े, हर सवाल का जवाब दिया जाता है। अब कौन सी टेस्ट सीरीज कब आएगी, ये सुबह उठते ही मैसेज डाला था मैंने आप लोगों को, सुबह पहला मैसेज वही था कि ये चीजें चल रही है, ये चीजें आएगी, इसके बारे में मत पूछना। आप फिर भी पूछते हो, यानी कि आप नहीं जुड़े हुए। सबसे पहला काम है टेलीग्राम ज्वाइन करो, ये यूट्यूब का आपके विकल्प इसके साथ में इसको चलाना ही है। अब कई जने हमें कहते हैं सर हम टेलीग्राम नहीं चलाते तो क्या करें, अरे तो चला, मैं एक पंडित का नंबर देता हूं, उससे मुहूर्त निकलवा, वो मुहूर्त निकलवा के फिर बाद में ज्वाइन कर, इसके लिए मुहूर्त की जरूरत है क्या, बताओ। चलो साथियों आज की क्लास हो गई, अब कल जो है फिर, कल तो मेरे नहीं है, कल पशु परिचर वालों के पशुपालन की ओपीडी पे लगेगी, अपना जो दूसरा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उससे भी जुड़ जाना, वहां पे ऑब्जेक्टिव क्लास कल ओपीडी पे लगनी है, वो देख लेना, ठीक है। बताओ अब 2 मिनट का समय है, कोई आप लोगों की शंका या कोई कमेंट है तो। थैंक यू आपको भी, आप भी जो है निरंतर पढ़ रहे हो, निरंतर पढ़ने वालों को तो मैं साधुवाद देता हूं कि हाँ नियमित पढ़ने वाले ही बच्चे मुझे पसंद है, कि नियमित पढ़ते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, आपका जीवन जो है वो सफल है यदि आप नियमित हो किसी चीज के प्रति। बताओ कोई कमेंट है तो। आप लोगों को ये जीजीडी का प्लेटफॉर्म दिखता है कि अब जो 7 लाख होने वाला है इस पे सदस्य, तो आप लोग ये देखना कि पिछले 3 साल से मैं कंटिन्यू हूं नियमित, चाहे परीक्षा है चाहे नहीं है, शांतिकाल है चाहे नहीं। आप लोग देखते होंगे कई टीचर जो है एग्जाम आते हैं तब 15-20 दिन आप लोगों को बढ़िया पढ़ाते हैं, शानदार, लेकिन क्यों शांतिकाल में नहीं, तो फिर वो वैल्यू भी उस तरीके से होती है। तो इसलिए कंटिन्यू रहना है, तब जाके ये सफलता मिलती है। ये प्लेटफॉर्म जो बिना किसी पहचान के, जीरो से शुरू किया हुआ, किसी कोई कोचिंग संस्था की या पहचान भी नहीं थी, जीरो से शुरू किया, आप लोगों ने प्रेम दिया, यहां तक पहुंचा, उसके पीछे एकमात्र जो कारण है वो नियमितता और आप लोगों का प्रेम। तो यही चीज मैं कहता हूं आप लोग अपने जीवन में लाओ, आप लोगों को सफलता जो है कदम चूमेगी कदम, ये बात मेरी जो है कहीं लिख के रख लेना कि हाँ नियमित रहूंगा तो ही सफलता कदम चूमेगी, बस यही है की सक्सेस की, ठीक है। इसी संदेश के साथ साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।